मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मतलब जब हम कोई चीज अपने दिमाग में लाते हैं, when you're working with something or some idea, in fact, जब हम किसी आइडिया पे काम कर रहे होते हैं और या कोई आइडिया हमारे ब्रेन में आता है कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए, और जब उस आइडिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और वो जब किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कोई शेप ले लेता है, तो उसको आईपी कहा जाता है। मतलब ये काम जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, AWPH इज योर आईपी, ये आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है। और सैमसंग, LG, मेनी कंपनीज, मैकडोनल्ड्स, ये सब नाम आईपीज के हैं। किसी ने सोचा कि बर्गर को ऐसे बनाना है तो उन्होंने बर्गर को वैसे बनाया, उस पर बहुत कोशिश करी और फाइनली उसको मार्केट में लेके आए, और उन्होंने उस बर्गर का नाम कुछ रखा और उसको एक अंडर बैनर दिया मैकडोनल्ड्स को। तो दैट इज कॉल्ड आईपी। हम जो काम कर रहे हैं, हमने सोचा कि हम लोग एक सिंगिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, और हम राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं, उनको निकाले, ढूंढ के निकाले और उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाके पूरे दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करे। तो हमने एक जयपुर आइडल की खोज की, जयपुर आइडल को सोचा और एक आईपी क्रिएट करी। तो द सेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज कॉल्ड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और ये सबसे मजे की बात ये है कि ये कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 60 साल के कोई हो बुजुर्ग, या कोई फीमेल हो, कोई मेल हो, कोई भी इसको जनरेट कर सकता है, कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है। तो आज हम टॉक ओनली अबाउट आईपीज, और आईपी कैसे जनरेट की जाती है, आईपी किस किस फॉर्म में हो सकती है, आईपी की लीगैलिटीज क्या हैं, आईपी कैसे फॉर्म की जाती हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और मोर ओवर आगे इसके क्या क्या फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आज हम लोग इस सेशन में इसको बात करने की कोशिश करेंगे। So I'll start my presentation if you all are okay with this. Are you there, guys? Yes, sir. Right. So let's start about the IP. What IP is all about? Intellectual property. आपको ये पूरा दिख रहा है आप लोगों को? The screen is clear to all? Yes, yes sir, पूरा दिख रहा है। Yes sir. Right. Now, what intellectual property is called? Intellectual property is a category of property that includes intangible creations of the human intellect. जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आईपीज होती हैं वो क्रिएट की जाती है माइंड से, ब्रेन से, और ये सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी जैसे आइडियाज से ही जनरेट किए जाते हैं, और ये कोई देख नहीं सकता, ये कोई समझ नहीं सकता, ये सिर्फ जिस व्यक्ति के मन में चल रहा है वो इस प्रॉपर्टी को बना सकता है। तो आई कैन शेयर यू वन वीडियो, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। Welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal, और यहाँ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, डिस्टिंक्ट होती है, ऐसा क्या होता है यहाँ पे अलग सा जो नॉर्मल प्रॉपर्टी में नहीं होता। आइए बताती हूँ मैं। यहाँ आप एक सिनेरियो देखिए, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उस साइड जाएंगे। यहाँ एक सिनेरियो देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आई होप आपको भी ये घर ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये घर दिख रहा है। ये है एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आप इसे देख पा रहे हैं, आप इसे फील कर पा रहे हैं,
हाथ लगाएंगे तो फील कर पाएंगे कि नहीं, अगर एक्चुअली घर होगा तो। सो ये क्या है, ये है एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये एक इंसान है जो कि गाना गा रहा है, इसने गाना लिखा है और ये उसे गा भी रहा है खुद से। क्या इस चीज को आप फील कर सकते हैं जो ये गाना गा रहा है? आप इंसान को फील कर सकते हो, लेकिन गाने को फील कर सकते हो? गाने को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये ऐसी चीजें जो इनटैंजिबल नेचर की होती हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मान लीजिए मैंने एक पोयम लिखी है, अब मैं वो पोयम गा के तो मैं सुना सकती हूँ, लेकिन क्या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। सो इनका कहना ये है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑन द अदर साइड वो प्रॉपर्टीज जिनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं व्हाट? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज intangible. That means it cannot be defined or identified by its own physical parameters. इसके कोई physical parameters नहीं होते हैं, so इसे हम physical way में कभी भी define नहीं कर सकते, और ये है हमारी intellectual property. Whereas physical property को हम देख सकते हैं, physically उसकी appearance होती है, उसको feel किया जा सकता है. नेक्स्ट ये बोलते हैं, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद द इंक्लूजन ऑफ न्यूअर फॉर्म्स. ये बोलते हैं पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे 2-3 चीजें हुआ करती थी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्या हो रही है, स्कोप बढ़ रही है. डिजाइन एक्ट आ गया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आ गए, दिन में 100 चीजें नई ऐड होती हैं इन सब चीजों में. सो इनका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है. शुरू ये बहुत ही लिमिटेड वे से हुई थी, लेकिन आज ये एक्सपैंड कर रही हैं. देन इट्स सेड द types of intellectual property rights are recognized in India. कौन कौन से इंडिया में recognize किए जाते हैं? First is copyright, trademark, geographical indication, patent, design, plant variety, semiconductor integrated circuit layout design, traditional knowledge. ये सारी चीजें इंडिया में recognize की गई हैं. बाहर की तो छोड़ दीजिए, बाहर तो जो चीजें हैं, लेकिन इंडिया में स्टार्टिंग में मानिए इन दोनों चीजों से स्टार्ट हुआ था, इससे और इससे, बट आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कितना एक्सपैंड हो गया इसका स्कोप. तभी हमने ये सेकंड पॉइंट ऐड किया है, जिसका मतलब ये है कि इसका स्कोप और डेफिनेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. So the most noticeable difference between intellectual property and normal property is this, that उसकी physical appearance होती है, इसकी नहीं होती है. और इंडिया में पहले इसका स्कोप थोड़ा सा कम था, लेकिन lately it is increasing और evolving. और उसके बाद ये बोलते हैं ये चीजें हैं जो intellectual property rights में आती है. Now we move further. Intellectual properties के intellectual जो properties हैं वो किस तरीके से और काम करती है, और इंडिया में इसके कौन कौन से फॉर्म है अवेलेबल. टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी हम बात कर रहे थे, इसी पीपीटी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसी को हम आगे लेके जाते हैं. और जिसमें अभी हमने देखा कि काइंड्स ऑफ आईपीज कौन कौन सी होती है. काइंड ऑफ आईपीज होती है ट्रेड सीक्रेट्स. किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस को जो हम चालू करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट होता है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, सीक्रेट मेकिंग्स होती है, सीक्रेट ऑपरेशंस होती है. तो ये भी एक आईपी का एक पार्ट है. इसके अलावा एक पार्ट होता है पेटेंट्स का. पेटेंट्स कॉल्ड इन्वेंशंस. जब भी हम किसी जैसे एडिसन ने बल्ब खोजा, ठीक है, दैट कॉल्ड पेटेंट्स. आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो अलग अलग चीजों के स्टार्टअप बनते हैं, और स्टार्टअप जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है, उसका सबसे पहले पेटेंट लिया जाता है. जैसे अगर अपन बात करें पैडमैन, अगर आपने पिक्चर देखी हो अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार ने
जिस चीज पे काम किया उसको उन्होंने खोजा, कैसे सस्ता बनाया जाए पैड को, कैसे कैसे सही बनाया जाए और किस तरीके से इसको यूज किया जाए। तो जब उन्होंने बनाया तो उस पेटेंट को उन्होंने रजिस्टर्ड किया, और उस पेटेंट को रजिस्टर्ड करने के बाद में वो किस तरीके से आगे पैडमैन की कहानी चली वो समझ में आया। पेटेंट्स कॉल्ड इन्वेंशंस। नाउ जो बहुत ज्यादा इंडिया में चलता है, इंडिया में अक्रॉस चलता है, या अगर मैं इसको ये कहूँ कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चीजें क्या चलती हैं, हमारी इंडस्ट्री में काइंड ऑफ आईपीज क्या चलता है सबसे ज्यादा, तो वी कॉल्ड कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट्स इज व्हाट एग्जैक्टली? कॉपीराइट का बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि नॉट टू कॉपी। जो आपने बनाया है, जो आपने जो आपका इन्वेंशन है, जो आपने आईपी क्रिएट की है, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाए, इसके लिए कॉपीराइट्स को इन्वेंट किया है, कॉपीराइट बना, कॉपीराइट का एक एक्ट लागू किया जाता है। और फिर आता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स जैसे कोई भी ब्रांड नेम, जब हम शुरुआत करते हैं अपनी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, तो उसका हम एक नाम रखते हैं और उस कंपनी के लिए हम लोगो बनाते हैं। जैसे विरांश आपने एक लोगो बनाया हुआ है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अगर यहाँ बैठे हों तो जब उन्होंने काम करना चालू किया होगा या जब करना स्टार्ट करेंगे तो अपनी अपनी कंपनीज वो बनाएंगे उसके अंदर, तो वहाँ पे कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो उनको बनाना पड़ेगा सो दैट कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर पाए। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क्स। ये 4 फॉर्मेट आईपीस के पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, लेकिन जो मेजरली चलन में आता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो आता है कॉपीराइट्स का और ट्रेडमार्क्स का। तो let's move ahead with this type of what is about the trade secrets, what is the patents, what comes with the copyrights, what comes with the trademarks. So अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं। अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो ट्रेड सीक्रेट अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सीक्रेट्स रेफर टू स्पेसिफिक private information that is important to a business because it gives the business a competitive advantage in its marketplace. If a trade secret is acquired by another company, it could harm the original holder. इसको हम आज के सिनेरियो में देखते हैं, कोविड के सिनेरियो में देखते हैं। अगर हम देखें तो इसको जैसे जब कोविड आया तो बहुत सारी चीजें हुई कि भाई टीका बनाया जाएगा। अब टीके को बनाने का एक प्रोसेस है, पहले तो आइडिया क्रिएट किया जाता है, उसके ऊपर फिर उसके एनालिसिस किया जाता है, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, उसको पेटेंट करवाया जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, बहुत सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी से निकलने के बाद, बहुत सारे फेलियर से गुजरने के बाद जब कहीं जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है, तो ये सारी जर्नी एक ट्रेड सीक्रेट में चलती है। जब एक कोविड बीमारी आई, तो बीमारी जब ये आई तो इसके उपचार के लिए इन्वेंशन की जरूरत पड़ी, इसके उपचार के लिए टीके बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये जब सारा कुछ प्रोसेस हुआ तो टीके बने। अब वो कोई सीरम बना रहा है, कोई फाइजर बना रहा है, इन सब के ट्रेड सीक्रेट्स इनके पास में है। और आज ये जब भी कंपनीज बना रही है तो आप देखिए इनके प्रॉफिट्स, और ये पहले शायद किसी ने आधार पूनावाला का नाम नहीं सुना हो, लेकिन जब से कोविड और उनके इन्वेंशंस आए तब से सब लोग आधार पूनावाला के बारे में जानने लगे। सो दैट वंस यू जब आप अपना ट्रेड डेवलप कर लेते हैं और जब अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं और वो सक्सेसफुली जब लॉन्च हो जाता है तो इस ट्रेड सीक्रेट को पेटेंट कराया जाता है। नाउ कम्स टू द पेटेंट। A patent is a type of limited duration production that can be used to protect inventions or discoveries that are new, non-obvious and useful, such as new process, machine, article or manufacture or composition of matter. When a property owner holds a patent, others are prevented under law from offering for the sale, making or using the product. जब भी हम कोई इन्वेंशन करते हैं तो उस इन्वेंशन को पेटेंट कराना बहुत जरूरी है।
अगर वो आप पेटेंट नहीं कराएंगे अपना इन्वेंशन तो वो कोई दूसरा उसकी कॉपी कर लेगा तुरंत, दूसरा दूसरा उसका फायदा, कोई दूसरी कंपनी जो है उसका फायदा उठा जाएगी। तो कोई भी जब आप चीज बना रहे होते हैं, कोई भी जब आप फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई डिस्कवरी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, तो उस या स्टार्टअप जिसको कहा जाता है, बहुत सारी स्टार्टअप्स चालू है, तो इन सबको पेटेंट कराना बहुत जरूरी है, सो दैट जितनी मेहनत आपने इसके अंदर की है आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले फ्यूचर में आपको मिले। एंड नाउ कम्स टू कॉल्ड कॉपीराइट्स। कॉपीराइट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट। कॉपीराइट का बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि कोई इसको दूसरा कॉपी ना कर पाए, दूसरी इसकी कोई नकल नहीं कर पाए। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में लेके जाऊं तो a copyright is a type of intellectual property production that protects original works of authorship, which might include literacy, works, music, art and more. Basically copyright जो word यूज में आता है वो म्यूजिक, मूवी और राइटिंग बुक्स को लेके आता है, ऑथरशिप्स को लेके आता है। जैसे अगर आपने बहुत पहले अगर आप जानते हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा ओरिजिनल डीवीडी और पायरेटेड। मतलब ओरिजिनल डीवीडी पहले मिला करती थी, उसके कॉपीराइट एक्ट हुआ करते थे और वो डीवीडी 150, 160, 200 रुपीज या 500 रुपीज में मिला करती थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। अगर आपने उसका कॉपीराइट, और उसी के अलावा एक पायरेटेड सीडीज भी आती थी, वो पायरेटेड सीडीज आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में मिला करती थी, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं हुआ करती। तो कॉपीराइट जो चीजें यूज में आती है, वो कॉपीराइट जो वर्ड यूज में आता है, वो बेसिकली ऑथरशिप्स, लेखक, म्यूजिक, मूवी, सिनेमा। अगर आपने देखा हो, कभी इंडियन आइडल देखा हो, कभी कोई साउथ की रीमेक कोई मूवी बन रही होती है, तो अगर आपके पास उसकी कॉपीराइट एक्ट्स हैं, कॉपीराइट उसके पास आपके पास राइट्स हैं, तो सबसे पहले कोई भी कुछ भी करना चाहता है तो सबसे पहले उसको आपके पास जाके उसके राइट्स खरीदने पड़ेंगे, तब जाके वो उसको आगे यूज कर सकता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जब गाना बनाया जाता है, कोई भी जब म्यूजिक कंपोज किया जाता है, तो उसके पूरे तरीके से कॉपीराइट्स कंपनीज ले लेती है। और अब आप देख रहे होंगे कि वही गाने रीमिक्स होके मार्केट के अंदर आते हैं, या उन गानों को किसी सीरियल के अंदर यूज किया जाता है, या किसी और सॉन्ग्स के अंदर यूज किया जाता है, या नई पिक्चर्स के अंदर उसको वापस बनाया जाता है। तो अगर वो मेकर ने उस गाने का कॉपीराइट लिया होगा तो उसको उसकी अर्निंग हमेशा, जब भी वो गाना बजेगा, कहीं पर भी बजेगा, कोई भी उस गाने को किसी भी तरीके से यूज में लेगा, चाहे वो उसका रिमिक्स बनाए, चाहे वो उसको एडवर्टीजमेंट में यूज करे, चाहे वो उसको टीवी में यूज करे, या हम किसी इवेंट के अंदर उसको यूज करें, उसका जो रॉयल्टी है हमें उस कंपनी को या उस कंपोजर को देनी पड़ती है। तो इंडिकेशंस, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको पेटेंट कह दिया जाता है, एग्जैक्टली वो आईपीज बन जाती है। जैसे बासमती राइस हो गया, कोलकाता के रसगुल्ले फेमस हो गए, तो वो एक आईपी बन गया। कलकत्ता की आईपी क्या हो गई, कलकत्ता की आईपी रसगुल्ला हो गया, कलकत्ता का रसगुल्ला हो गया, या बीकानेर की भुजिया हो गई। तो इसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं, ज्योग्राफिकल आईपीज कहते हैं, कि अगर चाय मिलेगी तो आसाम की चाय मिलेगी, आसाम के बागानों की चाय, तो वो एक आईपी ही जनरेट हो गई, आईपी ही क्रिएट हो गई कि चाय कहाँ की फेमस है, कि आसाम के बागानों की चाय फेमस है, या रसगुल्ला कहाँ का फेमस है जी, कोलकाता का रसगुल्ला फेमस है। तो दैट इंडिकेट्स योर एरिया, योर ज्योग्राफिकल एरिया। तो जनरली ये भी आईपीज के अंदर ही मेजरली आते हैं। और पेटेंट्स कैसे काम करते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें, अब आईपीज को कैसे जनरेट किया जाता है, हम पेटेंट कैसे ले सकते हैं, कॉपीराइट कैसे ले सकते हैं, हम ट्रेडमार्क को कैसे लिया जाए, ये सब चीजें भी इसके अंदर इस पूरी स्लाइड के अंदर दी हुई है। Now comes to the patents. A patent owner has a right to decide who may or may not use the patented invention for the period in which the invention is protected.
In other words, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed, or imported or sold by others without the patent owner's consent. हमको किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट कराना क्यों जरूरी है? हमने जो उसके पीछे अपनी एनर्जी, जो अपनी मेहनत, जो अपना पैसा लगाया, अगर वो जब इन्वेंशन, जब खोज सक्सेसफुली जब तैयार हुई और हमने अगर उसका पेटेंट राइट नहीं लिया, तो वो कोई और यूज कर सकता है। आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए जब आप कोई भी इन्वेंशन करने की सोचें, जब कोई इन्वेंशन आप प्लान करें, तो आप उसका पेटेंट राइट जरूर ले लीजिए। पेटेंट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। जनरली 20 साल के लिए इंडिया में पेटेंट का राइट दिया जाता है किसी को भी, और उसके बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, जो अमेंडमेंट्स बाद में हो जाते हैं। नाउ कम्स टू द कॉपीराइट। कॉपीराइट, जैसा अपन बात कर रहे थे, कॉपीराइट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो कॉपीराइट के जो एप्लीकेबल एरिया है, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी वर्क सच एज नोवेल्स। कोई आप नोवेल लिखते हैं, कोई आप पोएम लिखते हैं, कोई आप गाना लिखते हैं, कोई आप प्ले लिखते हैं, कोई आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां पे आपको कॉपीराइट एक्ट लेना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम आजकल कॉपीराइट जो है वो कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स बनते हैं। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर एप्पल बनाती है या गूगल बनाती है या फेसबुक या आपके ये जितने भी प्रोग्राम्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, स्नैपचैट हो गया, इन सब का कॉपीराइट जो है वो किसी ना किसी कंपनी ने ले रखा है, उसके ऊपर लगता है। जब हम कोई फिल्म्स बनाते हैं, म्यूजिकल कंपोजिशंस बनाते हैं या कोई कोरियोग्राफी करते हैं, तो वहां पे कॉपीराइट एक्ट लेना पड़ता है। पेंटिंग्स के ऊपर हम कॉपीराइट लेते हैं, ड्राइंग्स के ऊपर कॉपीराइट लेते हैं, फोटोग्राफ्स, स्पेशल जो फोटोग्राफ्स होती है उसके ऊपर कॉपीराइट होता है। उसको ना तो कोई खरीद सकता है बिना इन्वेंटर या जिसने बनाया है उसके बिना, ना उसकी कोई मार्केटिंग कर सकता है, ना उसकी फोटो खींच के वो कहीं किसी सोशल मीडिया पे डाल सकता है। ये सब प्रोहिबिटेड है। अगर उसकी कॉपीराइट एक्ट उसके पास में है, किसी के पास में भी उसकी कॉपीराइट एक्ट है, तो उसको उसकी परमिशन के बिना कहीं भी यूज नहीं कर सकता। तो दैट इज वी कॉल्ड कॉपीराइट। नाउ कम्स टू द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमको समझना पड़ेगा। ट्रेडमार्क आपने बहुत जगहों पे टीएम लिखा देखा होगा, बहुत जगहों के ऊपर टीएम लिखा देखा होगा, और बहुत सारे नाम के ऊपर एक आर और उसके ऊपर गोला लिखा देखा होगा, गोला बना हुआ देखा होगा। रजिस्टर्ड का वो साइन होता है जनरली। तो जब आप कोई अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, आपको ब्रांड इन्वेंट करना पड़ता है, फिर ब्रांड का नाम इन्वेंट करना पड़ता है, फिर उसकी ब्रांड के नाम की आपको लोगो और उसकी लोगो के पैटर्न को आपको डिजाइन करना पड़ता है। अगर आपने वो बनाया है और वो आपने गवर्नमेंट के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है, तो वो आपका उसके ऊपर, उस पर्टिकुलर वर्ड या उस पर्टिकुलर लोगो के ऊपर उसका आपका उसका राइट बन जाता है, वो आपका राइट हो जाता है। तो जब आप देखेंगे कि अगर किसी नाम या किसी लोगो के आगे टीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो अभी प्रोसेस में है, उसको रजिस्टर्ड होने में टाइम लगेगा। वो अगर किसी प्रोसेस में है, अगर वो सेम नाम सेम लोगो अगर किसी ने ले रखा है, तो वो ट्रेडमार्क आपको नहीं मिल पाएगा, उस पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन अगर आप कभी भी कोई आप चीज परचेज करने जाते हैं, कोई भी चीज आप ऐड देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई नाम या उसके लोगो के आगे अगर आर लिखा हुआ है और राउंड में है, गोले में है, इसका मतलब वो ब्रांड वहां पे रजिस्टर्ड हो गया है। आप उसके नाम को, आप उसके पैटर्न को, आप उसके लोगो के कलर को यूज नहीं कर सकते। अगर इंडियन आइडल का लोगो रजिस्टर्ड है, तो उस इंडियन आइडल के लोगो का नेम ऑफ द पैटर्न, कलर ऑफ द पैटर्न, साइज ऑफ द लोगो, यू कैन नॉट कॉपी दैट। आप उसको कभी कॉपी नहीं कर सकते। इंडियन आइडल को जयपुर आइडल लिख सकते हो, लेकिन आपको वो जयपुर आइडल लिखने के लिए भी अलग फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा पूरी तरीके से। जयपुर आइडल दूसरा नहीं बन सकता।
जयपुर आइडल दूसरा नहीं बन सकता, क्योंकि जयपुर आइडल का नाम जिस तरीके से वो लिखा हुआ है, जिस तरीके से उसका कलर है, जो उसका पैटर्न है, वो रजिस्टर्ड है। अगर कहीं भी कोई उसको यूज करेगा तो वी कैन सू देम इनटू कोर्ट, तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी अपना आईपी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, अगर हम उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो हमको फ्यूचर में उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। नहीं करेंगे तो हम कहीं भी जाके किसी भी लीगैलिटीज के अंदर किसी भी दिन हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है, या कोई भी चीज हम जो भी हम इन्वेंट कर रहे हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई लीगैलिटी की प्रॉब्लम्स वहां पे खड़ी हो सकती है। तो ये बेसिकली 4 तरह की आईपीज और उसके आईपीज की कैटेगरीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में चलती है। अब इसका बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल होता है। अलग अलग कॉपीराइट्स में क्या होता है, कॉपीराइट्स में बहुत सिंपल है, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। इसके बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं, कॉपीराइट एक्ट होता है जो बनाते हैं गवर्नमेंट के, उनके बहुत सारे प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं कॉपीराइट ट्रेडमार्क के। तो आप उनके पास जाइए, आप उनको अपनी एप्लीकेशन फिल कीजिए, और जो भी आपने नाम सोचा है या जो भी आपने डिजाइन उनको करके दिया है अपना लोगो के बारे में, वो ले लेते हैं। और लेने के बाद उसको वो एग्जामिन करते हैं कि एग्जामिन की भाई इस तरीके का नाम, इस तरीके का लोगो, इस तरीके का पैटर्न किसी और ने तो रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो दोनों लोगों को, जैसे अगर मैंने जयपुर आइडल के लिए रजिस्टर्ड किया है और वो सिमिलर लोगो अगर किसी ने ऑलरेडी किसी ने ले रखा है उस तरीके का पैटर्न या उस तरीके कोई लोगो, तो गवर्नमेंट जो है, जो कॉपीराइट एक्ट के जो लोग हैं, वो हम दोनों को नोटिस भेजते हैं कि आप दोनों हमारे साथ में हियरिंग के लिए आ जाइए। और उसके लिए हमको फिर कोर्ट में जाना पड़ता है हियरिंग के लिए कॉपीराइट की जगह पे। Or the final step in the process can be terminated as a registration. In this step, the registration might ask for more documents. Once completely satisfied with the copyright claim made by the applicant, the registrar of copyright would enter the details of the copyright into the register of copyrights and issue a certificate of registration. अगर हम दोनों, जिसने क्लेम किया है और जिसने ऑब्जेक्शन उठाया है, वो दोनों कोर्ट में जाते हैं और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करते हैं, और वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज बैठी होती हैं, वो अथॉरिटीज उसको पूरे तरीके से एग्जामिन करती है, और एग्जामिन करने के बाद अगर वो ठीक होता है, ठीक किसी के पक्ष में भी होता है, वो उस पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। पेटेंट का जो प्रोसीजर है वही अगेन, इसका जो इन्वेंशन, जैसे स्टेप 1 जो इसका पहला स्टेप होता है, वो आपको सबसे पहले अपना इन्वेंशन या मतलब आइडिया और कॉन्सेप्ट with as many details as possible you have to submit to the department. उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूजन्स होता है, वो इंक्लूजन्स होता है कि व्हाट इज माय आइडिया, बेसिकली इन्वेंशन, हाउ डज इट वर्क, व्हाट प्रॉब्लम माय इनोवेटिव आइडिया इज सॉल्विंग, व्हाट इज द फील्ड ऑफ माय इन्वेंशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माय इनोवेटिव आइडियाज एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ माय इनोवेटिव आइडियाज। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको पूरा एक सबमिट करके देना पड़ता है। मेरा सजेशन हमेशा यही है कि इसके लिए बहुत प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, इनके लिए बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। आप उनके पास में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको दिखाइए, और वो डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद अगर कहीं उनमें कोई कमी होती है तो वो आपको बता दिया जाता है कि आप ये कमी इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले आपको पूरी करनी है। आप उस कमी को पूरा कीजिए एंड देन सबमिट टू द अथॉरिटीज। आप उसको फिर अथॉरिटीज को आप सबमिट कर दीजिए। वंस यू, अगर आपकी सब चीजें पेटेंटेबल है, अगर अथॉरिटीज को ये लगता है कि आपने जो इन्वेंशन किया है ये समाज की भलाई के लिए काम में आ सकता है या आपके लिए काम में आ सकता है,
तो वो उसके पेटेंट राइट्स आपको दे देते हैं। ये बड़ा प्रोसेस है, पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट सर्च, इसमें आपको लीगल मतलब बेसिकली आपको जाना किसी एजेंसी के पास ही चाहिए सबको करने के लिए। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ आईपी, अगर मैं बहुत इसको सिंपल शब्दों में इसको कंक्लूड करूं तो रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क, कोई भी आईपी जब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क के ऊपर जाइए। मैं स्पेशली आपको हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, हमारी फील्ड की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप उनके पास में जाइए और वहां जाके जो भी आपने अपना नाम, कंपनी का नाम रखा है या कोई भी लोगो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप एक्सपर्ट्स को दीजिए, वो एक्सपर्ट्स उसको वर्कआउट करेंगे और जब वो आपको रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क मिल जाए then you start doing the marketing for the same। और उसके बाद आगे आप इसको ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से for my sake these are the basically what IP is all about, what are the form of IP and how form क्या क्या होते हैं IP के, और हम इसको किस तरीके से अपने किस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है किसी भी IP को, उसकी लीगैलिटीज क्या है, ये सारी चीजें शायद हम अच्छी तरीके से इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं।